इस YouTube चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सीरीज जारी है और हिस्ट्री में अभी वैदिक सिविलाइजेशन को बताया जा रहा है, जिसके तहत पिछले क्लास में वैदिक आर्यों की जो विस्तार थी उसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया जा चुका है। और उसमें भी वैदिक आर्यों को भी 2 पार्ट्स में करके बताया गया था कि ऋग वैदिक आर्यों की कहाँ तक प्रसार थी और उत्तर वैदिक आर्यों की कहाँ तक प्रसार थी। क्योंकि कभी भी अगर आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उस क्वेश्चन को भी आप करने की अवस्था में हो, अथवा ओवरऑल ये पूछ लिया जाए कि वैदिक आर्यों की प्रसार कहाँ तक थी, तो आप दोनों को मिलाकर लिख सको। तो चलो आज हम जानेंगे कि वैदिक आर्यों की राजनीतिक जीवन पद्धति कैसे थी, अर्थात उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो आज ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक आर्यों की आप राजनीतिक जीवन पद्धति से परिचित होंगे। और चूंकि मैं पहले ही आप लोगों को बता दी हूँ कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो तुलना करके पढ़ेंगे। एक तो वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक जीवन पढ़ोगे ही आप। और दूसरी बात, इनकेस अगर सेपरेट भी पूछ ले तो उसको भी आप लिखने की अवस्था में रहो। जैसे कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक जीवन क्या थी, उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक जीवन पद्धति क्या थी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो ना कि हम जब भी वैदिक कालीन जो कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे समाज पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, उसको हम 2 पार्ट्स में बांटकर पढ़ेंगे। एक पूर्व वैदिक कालीन अथवा ऋग्वैदिक कालीन और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन। तो इसी तरह राजनीतिक जीवन पद्धति को भी हम 2 पार्ट्स में बांटकर पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति। और इन दोनों में क्या करेंगे, फिर हम तुलना कर देंगे। अब चाहे क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए, या तो सेपरेट पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति क्या थी, तब पर भी आप लिखने की अवस्था में रहोगे। अदरवाइज ये भी पूछा जा सकता है कि उधर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति क्या थी आर्यों को, तो वहाँ भी आप लिखने की अवस्था में रहोगे। या ये पूछ लिया जाए पूरे मिलाकर कि वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक जीवन पद्धति पर प्रकाश डाले, तब वहाँ से भी लिखोगे। तो जब ये पूरे वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति के बारे में पूछा जाएगा तो दोनों को ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे और दोनों को मिलाकर लिखोगे। ठीक है। अब देखो, राजनीतिक जीवन पद्धति में सबसे पहले प्रशासन की बात होगी। तो प्रशासन में सबसे पहले आप देखोगे कि इनकी सबसे बड़ी इकाई क्या थी प्रशासन की। ठीक है, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, ये प्रशासन। तो ये सबसे बड़ी इकाई थी जन। ठीक, कुछ अधिकारी होते थे। उसके बाद एक बलि नामक स्वैच्छिक कर होता था। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, एक पहचान आप लोगों को बता रही हूँ कि पहले इससे परिचित हो जाए आप। उसके बाद संस्थाएं थी, जैसे कि सभा, समिति, विदत और गढ़। उसके बाद जन आधारित व्यवस्था है, यानी कि कबायली संरचना पर आधारित व्यवस्था। और कबायली संरचना पर आधारित व्यवस्था का मतलब कि लगभग सब लोग का महत्व था वहाँ पर बराबर ही था। कुछ एक लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे राजा भी बहुत मतलब एक तरह से निरंकुश नहीं थे, स्वेच्छाचारी नहीं थे, उन पे नियंत्रण था सभा और समिति का। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर वैदिक कालीन में। तो जब भी पूछा जाए कि शासन का स्वरूप क्या था, तो आप क्या बताओगे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, परंतु राजा पर सभा और समिति द्वारा क्या था, नियंत्रण हुआ करता था। और चूंकि समिति के माध्यम से ही राजा का क्या होता था, चुनाव होता था। ठीक, अब देखो, अब थोड़ा यहाँ तुलना कर लेते हैं। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति में ये जो जन था, प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी ऋग्वेद में, यहाँ तक आते आते जनपद बनने लगेगा। और जनपद कैसे बनेगा, तो जन प्लस जन मिलकर, मतलब एक जन और ये 2 जन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, जनपद। और जन क्या था, जन में मतलब जन कुछ लोगों का समूह था। जैसे बोलते हैं ना हम कि परिवार में कितने जन लोग, मतलब कितने जन रहते हैं, इसका मतलब परिवार में कितने लोग रहते हैं। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि कितने
का समूह, यानी कि जन बराबर क्या हुआ, कुछ लोगों का समूह। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अब देखो, इसके पहले वाले क्लास में मैं कई जनों के बारे में आप लोगों को चर्चा की थी, जैसे भरत जन के ही तो भरत कुल कहो या जन कहो, राजा सुदास थे, इनकी कहानी आप लोगों को सुनाई थी। इसी तरह पुरु था, तुर्वस था, द्रुहु था, कृवि थी, भलनाज था, अनिल, पकत, ये सभी क्या थे, जन। फिर मैं बताऊं आप लोगों को कि कुछ लोगों का समूह। तो अब इस काल तक आते आते क्या होने लगा था कि ये जन और जन मिलकर जनपद बनेगा। तो अब बताओ जनपद कब से बनने लगा था, तो वैदिक काल के दूसरे पार्ट अर्थात उत्तर वैदिक काल से जनपद बनने लगा था, जन और जन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्रशासन का ये सबसे बड़ी इकाई होगी और यहाँ प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो जन। तुलना कर लिए। चलो दूसरी बात, उदाहरण भी दे देना कि पुरु और भरत जन मिलकर क्या बनाए थे, पुरु जनपद। पुरु और भरत जन मिलकर पुरु जनपद बनाए थे, ठीक है। मतलब ये दोनों को मिलकर पुरु जनपद बना था। अब देखो, यहाँ पर कुछ अधिकारी होते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, जैसे पुरोहित, ठीक है। पुरोहित थे, सेनानी थे, ग्रामीण थे, अस्पृश्य थे, रथकार थे, यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर रत्निन जैसा कॉन्सेप्ट आएगा जो कि राजा के हर समय सहयोग करेंगे। 12 रत्निन का आप नाम सुने होंगे, और ये अधिकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे प्रशासनिक गतिविधियों को चलाने के लिए, क्योंकि राजा के लिए इम्पोर्टेंट सहयोगी बनकर उभरेंगे। तो पदाधिकारी का स्तर पर भी तुलना देखें। अब देखो, बलि नामक स्वैच्छिक कर होता था, यानी कि यहाँ पर करारोपण अभी स्थापित नहीं हुआ था, जो करारोपण व्यवस्था था अभी नहीं। तो फिर बलि नामक स्वैच्छिक कर क्या था, तो बलि नामक, जैसे मान लेते हैं कि लूटपाट, राजा क्या करते थे कि एक कबीले द्वारा जब दूसरे कबीले पर अटैक किया जाता था, तो जो कबीला हारता था तो उसके संपत्ति को लूट लिया जाता था। उसी संपत्ति को पद के अनुसार बांट दिया जाता था। जैसे पुरोहित है उसको कुछ हिस्सा मिला, सेनानी है उसको कुछ हिस्सा मिला, उसी तरह ग्रामीण है उसको कुछ हिस्सा। तो जो अधिकारी थे उनको बांटा जाता था ये हिस्सा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इनको मिला 20 रुपया, इनको मिला 10 रुपया, इनको मिला 5 रुपया। अब ये क्या करेंगे कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से राजा को कुछ ले जाकर उपहार देते थे, ठीक है। तो यही उपहार क्या कहलाता था, बलि। तो बलि क्या कोई कर तो नहीं था, बल्कि एक स्वैच्छिक उपहार था, और इसी को मतलब कह सकते हो कि प्रारंभिक करारोपण की एक तरह से क्या है, झलक है। हालांकि करारोपण व्यवस्था भी स्थापित नहीं हुआ है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो सभा, समिति, विदथ और गण के माध्यम से तुलना करें, तो यहाँ पर ऋग्वेद में सभा है, ये समिति है, विदथ है और गण है, ये इम्पोर्टेंट संस्थाएं थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी कि ये संस्थाएं निष्प्रभावी होने लगेगी। यहाँ पर कैसे इम्पोर्टेंट है, एक तो राजा के ऊपर ये क्या करती थी, नियंत्रण रखती थी। समिति क्या करती थी, राजा का चुनाव करती थी। विदथ में धार्मिक जो क्रियाकलाप से संबंधित जो निर्णय लिया जाता था वो विदथ के माध्यम से ही लिया जाता था। या जो उपज का जो धन होता था, उपज में जो अनाज होता था उसका बंटवारा इसी विदथ के माध्यम से निर्धारित होता था कि कितने हिस्सों में इसको बांटा जाएगा, ठीक है। और गण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, हालांकि गण का 46 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, बावजूद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। तो ये संस्थाएं थी, यहाँ पर आकर ये निष्प्रभावी होने लगेंगी। सभा, ये विदथ और गण तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, विदथ और गण तो रहेगा नहीं उत्तर वैदिक काल में, और सभा और समिति जैसे संस्था सुनने को मिलेगा, लेकिन इनका भी जो प्रभाव था ऋग वैदिक काल की तरह न होकर गौड़ हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या थी, जन आधारित व्यवस्था है। जन आधारित व्यवस्था यानी कि कबायली संरचना पर आधारित व्यवस्था है, जहाँ सभी लोगों का इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्र आधारित व्यवस्था, यानी कि अब क्या होगा, क्षेत्र के लिए युद्ध होगा, क्षेत्र के लिए युद्ध होगा। यहाँ युद्ध किसके लिए होता था, पशुओं के लिए होता था, ठीक है, गायों के लिए होता था, लेकिन यहाँ पर अब क्षेत्र आधारित व्यवस्थाएं शुरू होगी उत्तर वैदिक कालीन में। तभी तो जन से जनपद बन रहा है, यानी कि एक जन दूसरे जन को क्या कर रहा है, अपने में एनेक्स कर रहा है, मिला रहा है। तो यानी कि यहाँ क्षेत्र विस्तार होने लगेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही बनी रहेगी, यानी कि राजा के माध्यम से ही शासन चलाया जाएगा।
और सभा और समिति यहाँ पर क्या हो जाएगी, निष्प्रभावी हो जाएगी। कहने का मतलब कि न के बराबर, नियंत्रण तो रहेगा लेकिन न के बराबर बहुत कुछ सभा और समिति का यहाँ पर नहीं चलने वाला है। ये तुलना किए आप। अब देखो पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ही बताई हूँ कि सेपरेट करके पढ़ोगे फिर तुलना करोगे, ताकि क्वेश्चन कैसे भी आए तो आप लिखने की अवस्था में वहां पर रहो। अब देखो पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन भी कहोगे। क्यों कहोगे ये मैं बता चुकी हूँ पिछले क्लास में कि इन 500 से 1000 के बीच में आपके पास मात्र एक धर्म ग्रंथ है। इस टाइम पीरियड को समझने के लिए तो इसी आधार पर इसको क्या बोला गया है, ऋग वैदिक काल भी बोला गया है। तो पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की बात हो या इसी को ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पूछा जाए तो दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखो ये ऋग वैदिक काल जन में विभाजित था, बिल्कुल विभाजित था। यानी कि प्रशासन का सबसे बड़ी इकाई क्या था, जन था। और जन क्या था, कबीलों का समूह था। जैसे 20 लोग 30 लोग इनका समूह हुआ करता था। तो जब भी आपसे जन के बारे में पूछा जाए कि जन क्या है, तो कुछ लोगों का समूह आप बताना। यानी कि लोगों का समूह इक्वल टू जन। और ये क्या था, जन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, इसको भी याद रखना। अब देखो कई जन थे, आपको मैं बताई थी। जैसे पुरुजन, तो मैं मान लिए पुरुजन था यहाँ तक, ये भरत जन, ठीक है। उसी तरह शिवी है, तुर्वस है। तो ये मान लेते हैं कि पूरा ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये इसमें कई जन पाए जाएंगे। ठीक, प्रशासन की बड़ी इकाई, अलग अलग जन के लिए अलग अलग राजा हुआ करते थे, मतलब उसके नेतृत्व करता हुआ करते थे। अब ये जन जो था, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं भरत जन को लेते हैं, तो जन के प्रधान क्या कहलाता था यहाँ पर, जनस्य गोपा। याद रखना, राजा को जनस्य गोपा भी कहा जाता था। प्रधान इक्वल टू राजा। और इनको गोपति भी कहा जाता था। गोपति का मतलब क्या होता है, पशुओं की रक्षा करने वाला। या विषामपति भी कहा जाता है। विषामपति का मतलब बता दे रही हूँ, ये जो जन था वो कई 20 में विभाजित था। कई 20 में, देखो ये जन को मैं विभाजित करने का प्रयास की हूँ यहाँ पर, ये कई 20 में विभाजित था। समझ गए। तो यानी कि दूसरा प्रशासन की क्या इकाई बनेगी, तो 20। और 20 के प्रधान बीसपति कहलाता था। याद रखना, 20 के प्रधान बीसपति, इसका प्रधान तो बीसपति कहलाएगा। लेकिन ओवरऑल जितने भी 20 है, सभी 20 को मिलाकर प्रधान कौन हो जाएगा, विषामपति। और विषामपति इक्वल टू राजा, राजा इक्वल टू जनस्य गोपा, जनस्य गोपा इक्वल टू गोपति। यानी राजा को गोपति भी कहा जाता था। और ये गोपति का मतलब क्या होता है, आपको पता चल गया कि पशुओं की रक्षा करने वाला, पशुओं के मालिक। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर राजा भूपति कहलाएंगे, ऋग्वेद में नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी क्षेत्र आधारित, भूपति का मतलब होता है भूमि के मालिक। और यहाँ पर राजा अभी भूमि के मालिक नहीं बने हुए हैं। क्या है वो, एक जन के मालिक है, कुछ लोगों के समूह के मालिक है। इसलिए यहाँ पर राजा क्या कहलाएंगे, जनस्य गोपा ही कहलाएंगे। कुछ लोगों के ऊपर उनका क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल में राजा की क्या संज्ञा थी, कभी पूछ लिया जाए राजा भूपति के नाम से जाने जाते थे, तो गलत हो जाएगा। भूपति का मतलब होता है क्षेत्र के स्वामी। अभी यहाँ पर क्षेत्र आधारित व्यवस्था थी ही नहीं, तो राजा किस लिए जाने जाएंगे, क्षेत्रपति अथवा भूपति। इसलिए यहाँ पर राजा अभी भूपति नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गोपति ही कहलाएंगे, अथवा जनस्य गोपा कहलाएंगे, अथवा विषामपति कहलाएंगे। यानी सभी 20 के मालिक कौन थे, राजा थे। अब देखो ये सभी आपको पिछली क्लास में बताया गया, सीवी, भलनास, अनिल, ये सब जो विषारणी, क्रीवी, ये सभी क्या है, जन है। यानी कि कुछ लोगों का समूह है। ठीक है, चलो अब देखो ये जन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, अभी तक आपको याद हो गया होगा ये वाला, यहाँ देखो। और ये जन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई लिख दिया गया है, इसको याद करते चलना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 20 है, उसके बाद सेकंड पोजीशन कौन आएगा, 20। ये ग्राम, उसके बाद ग्राम। और ग्राम के टुकड़ा जब किया जाएगा तो कुल बटेगा, और कुल को कुटुंब भी कहा जाता था, याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना है। और इसी को गृह भी कहा जाता था। यानी कि ये प्रशासन की क्या है, सबसे छोटी इकाई। तो पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको क्या बताना होगा, कुल। अगर कुल नहीं दिया होगा तो कुटुंब दिया होगा।
अगर कुटुंब नहीं दिया होगा तो गृह दिया होगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक ना एक देगा, तीनों साथ में कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कुल, कुटुंब, गृह एक ही समान है। ठीक है, अब देखो ग्राम के कितने बार प्रयोग हुआ है, तो 13 बार। कभी पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में ग्राम शब्द का कितने बार प्रयोग हुआ है, तो 13 बार। ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है कि विष शब्द के कितने बार प्रयोग हुआ है, विष 170 बार, याद कर लेना। प्रशासन के द्वितीय इकाई और जन शब्द का कितने बार प्रयोग हुआ है, तो ये 275 बार हुआ है, और ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो कुल था, गांव, जन था, वही मतलब सेम बात है। जन, जन के बाद 20, 20 के बाद गांव, गांव के बाद कुल, और कुल जो कि रक्त संबंध पर आधारित था। रक्त संबंध मतलब जानते हो, जैसे एक ही परिवार के लोग, एक परिवार के लोग को बोलते हैं ना, किस कुल से हो, किस वंश से हो, वही कहानी थी उस समय। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि ऋग्वेद में, हालांकि मैं जब समाज पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, जो मातृपक्ष था और पितृपक्ष था, जो लोग थे सभी साथ में रहते थे, यानी कि मामा, मौसी, नानी, ये सभी लोग, और प्लस में दादा दादी वाला परिवार, सभी मिलाकर एक ही साथ रहते थे। इस बात को आप याद रखिएगा, मतलब अलग अलग नहीं रहते थे। तो जब मैं समाज बताऊंगी तो वहाँ डिटेल में बताऊंगी, लेकिन बस एक ब्रीफ कर दे रही हूँ। दूसरी बात यह है कि ये मैं बताई कि पूरा ये ऋग्वेद समझ लेना। इसको फिर से क्या कर दोगे आप, इसको बांटोगे, तो किस में बांटोगे आप, क्योंकि जब जन बटेगा तो क्या है, पूरा ये जन है मान लो, तो जन बटा तो 20 में बटेगा। और जब 20 को आप बांटोगे, इस 20 को बांट दोगे मान लेते हैं, तो इसको ग्राम में हम बांटेंगे, 20 को तोड़ेंगे तो ग्राम में। तो ये 20 को तोड़ दिए, ये मान लेते हैं कि ये पूरा ये वाला ये 20 है। ठीक है, अब हम इसको बांट रहे हैं, तो इसको बांटे तो ये क्या बना, 20 बनना। अब 20 को जब हम बांटेंगे तो इसको हम यहाँ पर एक डिवाइडर लाइन देंगे तो ये ग्राम बनेगा, तो ये ग्राम हो गया। और ग्राम को फिर डिवाइड कर देंगे हम, ये ग्राम को डिवाइड करेंगे ये वाला, तो ये कुल बन जाएगा। यहाँ भी आप दिखा सकते हो ऐसे बनाकर, जब भी आप लिखना में मौका मिलेगा तो इस तरह के कुछ ड्रॉ कर देना फॉर्मेट, ताकि लगे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और ये वाला ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, जन कहलाएगा। ठीक है, जन को डिवाइड किए तो ये 20 बना। ठीक है, हम 20 को डिवाइड कर दिए यहाँ पर, तो क्या बना है, ग्राम बना है। और इस ग्राम को यहाँ पर डिवाइड किया गया है तो क्या बन गया है, कुल। समझ में आया? अब देखो ये चीज़ प्रायः आपसे पूछा जाता है कि कुल के प्रधान को क्या कहा जाता है, क्योंकि फैक्चुअल है। पिछली क्लास में ही बताई हूँ कि जो वैदिक कालीन है हाईली कंसेप्चुअल भी है और हाईली फैक्चुअल भी है। तो दोनों बातों को आपको कंसीडर करते चलना है, क्योंकि यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम में भी खूब पूछा जाता है। तो कुल के प्रधान को कुलपति कहा जाता था, और कुलपति का एक और नाम था, क्या था, कुलप। तो आपसे कुलपति पूछा जाए या कुलप पूछा जाए, दोनों बात क्या है, बराबर है। गृह के प्रधान क्या कहलाता था, तो गृहपति कहलाता था, आपको पता है पहले से ही। और 20 के प्रधान जो कि प्रशासन के द्वितीय क्रम की इकाई थी, इसके प्रधान को क्या कहा जाता था, 20पति कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था, ग्राम पति कहा जाता था। और जन के प्रधान को क्या कहा जाता था, जनस्य गोपा। जनस्य गोपा का एक और नाम क्या था, गोपति। गोपति का मतलब पशुओं के मालिक। और एक और नाम था विषामपति। तो याद रखना कि 20पति और विषामपति में अलग बात है। 20पति मतलब एक 20 की प्रधान, मतलब एक जो डिवाइड करेंगे जन को, और जन से जो 20 निकलेगा उसका प्रधान। लेकिन विषामपति का मतलब हो गया पूरे जन का प्रधान। समझ में आया? इस बात को भी याद रखिएगा, 20पति और विषामपति में अंतर है। अब देखो, अब समझ में आया? यहाँ फिर से समझ लो एक बार। प्रशासन के सोपान के ऊपर कौन बैठा हुआ है, तो जन, यानी कि जन सबसे बड़ी इकाई प्रशासन की, ये वाली। सेकंड क्रम पे कौन है, 20 है। थर्ड क्रम पे ग्राम है, और ग्राम से बाद कुल, यानी कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन और सबसे छोटी इकाई कुल। किस काल की, तो ऋग वैदिक काल की। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। बहुत आसान है, अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे और बिल्कुल आप समझने का प्रयास करेंगे, अगर वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका हिस्ट्री बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, लेकिन बस शर्त कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अब देखो, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग प्रायः जब वैदिक कालीन पढ़ते हैं चैप्टर, तो आपको 2-3 चीज़
सुनने को जरूर मिला होगा, और इसको लेकर हो सकता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ हो, लेकिन आज के बाद अब आप कभी नहीं कन्फ्यूज इस चीज़ों को लेकर हो पाओगे। जैसे एक तो मिला होगा आर्य शब्द आपको, ठीक है, दास भी मिला होगा और दस्यु भी मिला होगा, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ। ये जो आर्य है, बेसिकली आर्य उनको कहा गया जो नवीनतम आर्य है। नवीनतम आर्य का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्थात जो बाद में आए, अर्थात जो, चूंकि आपको तो इतना पता है ना कि आर्य भारत में विभिन्न शाखाओं में बंटकर आए हैं, यानी कि एक साथ नहीं आए हैं, समय अंतराल के बाद आए हैं। तो जो आर्य सबसे लास्ट में आए हैं उनको क्या कहा गया है? नवीनतम आर्य, यानी कि जो बाद में आए हैं। तो फिर ये दास कौन थे भाई? तो दास भी आर्य ही थे, लेकिन ये शुरुआत में ही आ गए थे, यानी कि जो सबसे पहले आ गए, ठीक है। और जो सबसे पहले आए, और यहाँ के धर्म है, रीति रिवाज, संस्कार, पर्व त्योहार, सबसे क्या हो गए? वो इन सभी चीजों को आत्मसात कर लिए, यानी कि इनके रंगों में वो रंग गए। तो कहने का मतलब वो यही के मूल निवासी जैसे प्रतीत होने लगे। हालांकि वो मूल निवासी नहीं है, वो भी आर्य ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ के आओ हवाओं में क्या कर गए हैं? वो घुल मिल गए हैं। और जब ये आर्य आए तो इनको दास बोले। क्यों? क्योंकि ये जो आर्य है अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे अभी, जो नवीनतम आर्य है, और इनको निकृष्ट दृष्टि से, यानी कि थोड़ा सा नीच दृष्टि से देखे, ठीक है। और इन्होंने इनको क्या बोल दिया? दास बोल दिया। चूंकि है ये भी आर्य, लेकिन ये पहले आ गए हैं और यहाँ के धर्म रीति रिवाज को क्या कर लिए हैं? अपना लिए, उसमें घुल मिल गए हैं, तो ये दास कहला गए, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो दस्यु कौन है? तो यहाँ के मूल निवासी, यानी कि ये कहीं से आए नहीं है, ये भारत के ही थे और यही के रहने वाले थे, और यहाँ के क्या थे? ये मूल निवासी थे, और इनसे ये नफरत करते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। माने ये वाले आर्य, ये वाले आर्य और ये दस्यु से क्या करेंगे? नफरत, यानी ये इससे नफरत करेंगे और ये इससे करेगा, यानी दोनों लोग। ये क्या बोलते थे इसको? ये वाले आर्य इसको बोलते थे चपटी नाक वाला, यानी कि अंसा, अकर्मण, वैदिक कर्मों में विश्वास न रखने वाला, अदयु अर्थात देवताओं को नहीं पूजने वाला। किस देवता को? तो वैदिक देवता को। शिष्ण देवा यानी कि लिंग पूजक, ये बोलते थे। समझ गए? यानी कि दोनों में एक तरह से लड़ाइयाँ होती थी। तो ये एक दूसरे के क्या थे? विरोधी थे, धूर थे। समझ में आया? धूर मतलब विरोधी। अब देखो, आर्यों का संघर्ष दास, दस्यु अथवा पड़ी नामक अनार्यों से होता था। बिल्कुल होता था। ये पड़ी नामक अनार्य के बारे में माना जाता है कि आर्यों के पशु को चुरा लेते थे, ठीक है। दूसरी बात, आर्यों का संघर्ष दास से भी होगा। क्यों होगा? कि वे इसको निकृष्ट समझेंगे। दस्यु से भी आर्यों का संघर्ष होता था, इसको तो और ज्यादा निकृष्ट समझते थे। आपस में दास दास भी लड़ते थे, दस्यु दस्यु भी लड़ते थे, और आर्य भी लड़ते थे। इस बात को याद रखिए कि ऐसा बात नहीं है कि नवीनतम आर्य से नहीं लड़ेंगे, दोनों ये भी लड़ेंगे। लड़ाई होती थी, और लड़ाई किस आधार पर थी? क्या क्षेत्र आधार पर इस बार लड़ाई होगी? क्षेत्र को हड़पने के लिए लड़ाई होगी? नहीं। किस लिए? तो गायों को लेकर होगी, पशुओं को लेकर होगी। पशु को चोरी, मतलब पशु का चोरी किया जाएगा, या जब भी लड़ाई होगी या अटैक होगी दूसरे जन पर, तो किसके लिए? पशुधन के लिए अटैक होता था। तो इम्पोर्टेंट क्या था? क्योंकि आपको पता है ना, ऋग वैदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था था बिल्कुल ही पशु चारणी आधारित अर्थव्यवस्था था। कृषि का महत्व तो बहुत कम था। मात्र एक जो सूक्त है उसमें कृषि शब्द के लिए 24 श्लोक का प्रयोग किया गया है। मैं बताई थी, आप लोगों को बताया जा चुका है ऋग्वेद के, जब मैं मंडल बता रही थी। तो इन सारी चीजों को आप याद करते हुए चलना है, यानी कि कृषि गौण थी यहाँ पर। अब देखो, अब हम राजा के स्तर पर देखें। ये जो राजा है ऋग्वेद में, ये कबीला के क्या होते थे? हेड होते थे राजा। इनका कर्तव्य अब देखो क्या था, ये आपको पता चल गया। राजा क्या कहलाते थे? जनस्य गोपा, विषामपति, गोप्ता, गोपति कहलाते थे। आपको पता ही है क्यों कहलाते थे गोपति या गुप्ता? पशुओं की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी थी। ये क्या होते थे राजा? तो कबीला की रक्षा करना था इनका काम। दूसरा इनका कर्तव्य क्या था? कबीला के लोगों की रक्षा करना, ठीक है। कबीला के पशुधन की रक्षा करना। देख लो पशुधन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अर्थव्यवस्था ही आधारित थी पशुओं पर।
युद्ध में कबीला का नेतृत्व करना, यानी कि जो उनके कबीला था, जो उनका जन था, उसका क्या करना, नेतृत्व करना, यानी कि राजा इसका नेतृत्व करते थे। और चूंकि यहाँ जो युद्ध होगा वो गायों के लिए होगा, न कि क्षेत्र के लिए होगा। ये तो आप लोगों को पता ही चल गया है कि यहाँ जो युद्ध होगा, क्यों, क्योंकि अभी क्षेत्र आधारित राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं थी। तो यहाँ जो युद्ध होगी वो गायों के लिए होगी और न कि क्षेत्र के लिए होगी। तो इसलिए राजा भूपति कहला भी नहीं रहे हैं, क्या कहला रहे हैं, गोपति कहला रहे हैं। किस लिए, क्योंकि गायों के लिए युद्ध हो रही है। ये आपको पता चल गया राजा के स्तर पर भी। अब देखो, चूंकि राजा किसी क्षेत्र का राजा नहीं है, यहाँ पर राजा क्या है, किसी क्षेत्र का भी राजा नहीं बना है, वह लोगों के समूह का राजा है, यानी कि जन का राजा है। अतः वह लोगों के समूह को रक्षा करेगा। क्योंकि क्षेत्र जैसा कंसेप्ट है ही नहीं, तो फिर क्षेत्र की रक्षा की सवाल नहीं बनता है। जन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है, तो इसलिए राजा क्या करेंगे, अपने लोगों के समूह, अपने जन की रक्षा करेंगे। जैसे सुदास राजा थे, भरत कुल से संबंधित थे, तो उनका क्या था, भरत कुल की रक्षा करना। आप पता 10 रागी युद्ध सुने होंगे, मैं आगे भी बताऊंगी। तो 10 रागी युद्ध किस लिए हुआ था, भरत कुल की रक्षा के लिए हुआ था। तो जब भी अभी लड़ाई होगी यहाँ पर, वो किसके लिए होगी, तो ये लड़ाई होगी अपने जन की रक्षा करने के लिए। अर्थात राजा भूमिपति अभी नहीं है, यानी कि भूपति नहीं है, याद रखना आप इस बात को। अब देखो, कुछ मुख्य पदाधिकारी के नाम आप जान लो कि ऋग वैदिक काल में कौन कौन पदाधिकारी थे और उनका क्या क्या काम था। ये सभी राजनीतिक जीवन पद्धति में आता है। ये जितने भी पॉइंट मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ, तो इन सारी पॉइंट को आप आत्मसात करने की कोशिश करना। और देखो, पुरोहित, ये सबसे इम्पोर्टेंट उस समय अधिकारी थे। पुरोहित ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे। ये राजा के क्या क्या हुआ करते थे, तो ये मित्र के रूप में राजा के लिए काम करते थे, सलाहकार हुआ करते थे, राजा के सलाहकार होता था ये पंडित, मतलब पुरोहित। न्याय में मदद, राजा जब न्याय करने बैठते थे तो ये क्या करते थे, न्याय में मदद करते थे। जैसे मान लेते हैं कि जैसे गाय वगैरह चोरी होती थी तो लोग पकड़ के लाते थे, तो राजा जब न्याय करते थे तो उसी में ये क्या करते थे, मदद करते थे। और युद्ध में राजा की विजय की कामना भी करते थे जो पुरोहित थे। तो जब युद्ध होता था तो ये क्या करते थे, जो इनके इष्ट देव थे, तो उसमें ये प्रार्थना करते थे कि हे इष्ट देव, राजा को विजय दिलाना। ठीक है। सेनानी, यानी कि सेना का प्रधान था सेनानी। लेकिन एक चीज अभी बता दूं आपको कि सेना का भी महत्व जो था वो कम था। क्यों कम था, क्योंकि क्षेत्र आधारित व्यवस्था नहीं थी। क्षेत्र रहता है तब तो क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, बॉर्डर की रक्षा करने के लिए सेना की इंपॉर्टेंस होती है। उस समय ऐसा था नहीं। तो ये एक कबीला था, एक जन था, उसके रक्षा करने के लिए राजा ही काफी थे उस समय। तो सेना का महत्व कम था, लेकिन फिर भी कभी एक जन द्वारा दूसरे जन पे अटैक किया जाता था तो सेना की जरूरत पड़ती थी। तो उसमें सेना के सदस्य के रूप में जो कबीला होता था, उसी कबीले में से कुछ बलिष्ठ लोगों को, ताकतवर लोगों को चुन कर रखा जाता था। जब जरूरत पड़ती थी, लड़ाई होती थी, एक जन पे दूसरे जन द्वारा अटैक किया जाता था, तो उस समय उन बलिष्ठ लोगों को, ताकतवर लोगों को क्या कर लिया जाता था, बुला लिया जाता था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि नियमित सैन्य व्यवस्था अभी स्थापित नहीं हुई थी, इसलिए सेना का कंसेप्ट उतना मतलब अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाया था, जो कि आगे चल के होगा। तो याद रखिएगा कि सेना के प्रधान क्या कहलाता था, यहाँ सेनानी कहलाता था। और युद्ध में इसका क्या काम था कि सेना का नेतृत्व करना। ठीक है, अपने सैन्य टुकड़ी जो इसको बांटी जाती थी। हालांकि ये नियमित सेना नहीं थी। क्यों, क्योंकि करारोपण व्यवस्था अभी स्थापित नहीं हुआ था। और जब करारोपण व्यवस्था स्थापित नहीं होगा तो किस मतलब सेना को अभी सैलरी देने के लिए पास राजा के पास पैसा नहीं था। और दूसरी बात है कि क्षेत्र की भी रक्षा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्षेत्र जैसे भी कॉन्सेप्ट अभी नहीं डेवलप की थी। इसलिए सेना का जो महत्व था गौण था, कम था। अब देखो, ग्रामणी, ये था ग्राम के रक्षा करने वाला था, यानी कि गांवों का प्रमुख क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। और रथकार, ये रथकार क्या होता था, तो रथ बनाता था। ठीक है। और चूंकि युद्ध में रथ की जरूरत थी तो रथ का इंपॉर्टेंस था। और दूत, ये दूत कौन हुआ करता था, तो ये राजा का रथ चलाता था। कुछ ये प्रमुख अधिकारी थे ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति में। और देखो, कुछ अन्य अधिकारी भी थे। कुछ अन्य अधिकारी का भी नाम आपको कम से कम 2-3 का याद होना चाहिए। एक तो पूरब था। ठीक है, पूरब ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि पूरब का मतलब क्या होता है। तो ये दुर्ग के रक्षक था। दुर्ग की रक्षा करने वाले को क्या बोला जाता था, पूरब।
अस्पस का भी नाम सुने होंगे आप, कितना बार पूछा भी गया है प्रीलिम में, पीसीएस प्रीलिम में, कि अस्पस का मतलब क्या होता है। तो ये गुप्तचर था, यानी कि राजा के लिए सूचनाएं एकत्रित करता था। आप समझ सकते हैं कि गुप्तचर व्यवस्था उस समय से भी क्या था, सक्रिय थी। तो ये गुप्तचर था अस्पस, और एक ब्राजपति था। ब्राजपति तो रहेगा ही, क्योंकि पशुचारणी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो ब्राजपति था वो चारागाह का स्वामी था। चारागाह मतलब कई चारागाह हुआ करते थे, अलग अलग जन के लिए अलग अलग चारागाह होता था। उन चारागाहों में गायें क्या करती थी, चरा करती थी, और उसी के स्वामी को क्या कहा गया है, चारागाह के स्वामी को ब्राजपति कहा गया है। तो ये कुछ राजा के क्या थे, इंपॉर्टेंट अधिकारी थे, इनके बारे में कम से कम आपको आना चाहिए। अब देखो, ऋग वैदिक काल में जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसकी तो नींव पड़ी थी, बिल्कुल पड़ गई थी, लेकिन यहाँ वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था की नींव पड़ी थी। याद रखना कि ऋग वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था, वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी की नींव पड़ी थी। कभी भी पूछा जाएगा कि वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था की नींव कब पड़ी थी, तो आप याद रखना ऋग्वेद में। परंतु सभा और समिति का नियंत्रण था। कहने का मतलब कि सभा और समिति का नियंत्रण, राजा के चुनाव करने में सभा और समिति का नियंत्रण था, क्योंकि समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव होता था। तो ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि एक राजा है और उनका दूसरा वंश जो भ्रष्ट है उसको चुन लिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा दूसरे राजा को, यानी कि अब दूसरे राजा का वंश चलने लगेगा। इसका मतलब यही हुआ कि ऋग वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था की तो नींव पड़ी, परंतु सभा और समिति का नियंत्रण था, यानी कि जो दूसरे वंश बनेंगे उनको भी क्या करना पड़ेगा, परंपरा के लोक को, नीति को आत्मसात करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, जनता के रक्षक बनना पड़ेगा, न कि भक्षक। ये बहुत ही ज्यादा नियंत्रण हुआ करती थी उस समय सभा और समिति की, और सबसे ज्यादा समिति की। समझ में आया? चलो, हालांकि एक चीज और जानो कि ऋग्वेद में 46 बार गण शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसका प्रधान गणपति होता था, यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही थी। क्यों भाई? क्योंकि 46 बार गण शब्द का प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था को भी इसी समय क्या हुआ था कि नींव पड़ी होगी या प्रारंभिक उल्लेख हुआ है। ठीक है, यानी कि थी। ऋग्वेद में ही गणतंत्र का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, और ये आपसे कभी पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे पहले गणतंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है या उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप याद रखना ऋग्वेद में। अब समिति जैसे बताई कि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट संस्था थी समिति, ये राजा का चयन करती थी। क्या करती थी? राजा का चयन करती थी, और समिति का अध्यक्ष को पति क्या बोला जाता था? पति या ईशान। याद रखना, ये पूछा गया है कि ईशान का अभिप्राय क्या होता है, तो ये समिति के हेड हुआ करता था। जो संस्था थी, समिति नामक संस्था, जिसके माध्यम से राजा का चयन होता था, और उसका हेड कौन था? तो यही ईशान। मतलब जो हेड होते थे उनको क्या बोला जाता था? ईशान बोला जाता था। अब देखो, यह मैं बताना चाहूँगी आपको, ये आप सबको मैं हालांकि बता दी आपको, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ। ऋग्वैदिक काल में पूरा साम्राज्य के बारे में जानो। पूरा साम्राज्य किसमें विभाजित था? ये पूरा मान लो कि ऋग्वैदिक पूरा साम्राज्य। जन में ये आपको पता चल गया। जनों में क्या होगा? संघर्ष भी होता था, ये भी आपको पता है। एक जन दूसरे जन से लड़ते थे, और एक जन में आर्य भी होते थे और गैर आर्य भी होंगे, ये भी आपको पता है। तो जन में आर्य भी होते थे और गैर आर्य भी होते थे। अब देखो, दशराग्य युद्ध आपको पता है ना। उसके बाद ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में। आपको पता है, सब कुछ बताया गया है। और युद्ध का कारण क्या था? तो 2 कारण था, ये भी आपको पता है। एक तो विश्वामित्र जो राजपुरोहित थे भरत कुल के, उनको राजा सुदास ने हटा दिया था। इससे क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे, और अपने न्यू गुरु को चुन लिए थे। किनको चुने थे? वशिष्ठ को। तो इसलिए विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया था, वैसे भी क्रोधी थे बहुत ज्यादा। तो इनके खिलाफ 5 आर्य 5 अनार्य समूहों, लोगों के समूह को क्या किया था? भड़का दिया था। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पे हुआ था, जिसको परुष्णी नदी। और एक और कारण था कि रावी नदी के धारा को बदलने को लेकर भी हुआ था, क्योंकि जो भरतकुल था ना, ये रावी नदी के दोनों तरफ था, इस तरफ भी उस तरफ भी। तो ये
क्या किए थे, जो 10 राजा इनके खिलाफ खड़े हुए थे, इस रावी नदी के धारा को बदल रहे थे, मोड़ रहे थे। इसको लेकर ये सुदास ने विरोध किया, तो एक ये भी कारण था। और लड़ाई जबरदस्त हुई थी, और इस लड़ाई में कौन जीते थे? भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। और इनकी विजय की चर्चा उस समय इतना प्रासंगिक हो गई थी कि इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या रख दिया गया, इनके कुल के नाम पर, भारतवर्ष। ये आपको पता है, ये सारे कहानी मैं आपको बताई हूँ। युद्ध होगा, एक तरफ राजा सुदास रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि कुल को वंश भी कहा जाता है। तो कभी पूछे कि सुदास, ठीक है ना, भरत वंश से संबंधित है, फिर भी चलेगा। सुदास भरत कुल से संबंधित है, फिर भी चलेगा, ठीक है। या ये देखो, ये भरत कुल को, ये भरत जो था, भरत को त्रितसु भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि राजा सुदास त्रितसु कुल से संबंधित थे, तो इस बात को भी याद रखिएगा, कभी पूछ दिया जाए इन केस, हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप जान लो कि भरत इजकल टू त्रितसु भी होता है। अब देखो, आर्य राजाओं में आपको पता थे कौन थे? पुरु थे, यदु थे, कुरवश थे, अनु थे और द्रुहु थे। इसको याद जरूर कर लीजिएगा, पूछा जाता है। और ये 5 अनार्य राजा में कौन थे? तो ये अनिल, शिव, कभी कभी शिव ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऐसे भी मिलता है शिव लिखा हुआ। उसके बाद विसारिणी, पकत और भलनाश, ठीक है, ये मिलकर के हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और ये किसके खिलाफ थे? तो राजा सुदास के खिलाफ थे, और लड़ाई हुई थी। अब देखो, कर व्यवस्था के आधार पे बात करते हैं ऋग्वेद की। तो चूंकि कर व्यवस्था में बताई आपको कि स्वैच्छिक कर व्यवस्था थी, यानी कि उपहार, और इसी उपहार को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। और ये राजा को क्या देते थे? उपहार देते थे लोग। क्यों उपहार देते थे? राजा को खुश रखने के लिए। राजा को खुश रखने के लिए, क्योंकि जो युद्ध होता था, एक जन जब दूसरे जन पर अटैक करेगा और एक जन द्वारा दूसरे जन का जब धन को लूट लिया जाएगा, तो उस धन के राजा बंटवारा करते थे, और पद के अनुसार उसको बांट दिया जाता था। जो सबसे ऊपर होता था उसको थोड़ा ज़्यादा मिलता था, उससे नीचे तो उसको थोड़ा कम मिलेगा। इसी तरह बंटवारा होगा। और वही लोग क्या करते थे? राजा से खुश होकर राजा को खुश रखने के लिए ले जाकर कुछ उपहार दे देते थे। और इसी उपहार को क्या कह दिया गया? एक स्वैच्छिक कर कह दिया गया। और स्वैच्छिक कर का ही नाम क्या था? बलि था। तो कहने का मतलब कि कर व्यवस्था भी स्थापित नहीं हुआ था। अब देखो, संस्थाएं जानो, ये सब राजनीतिक जीवन पद्धति में आपको पढ़ना है और सेपरेट पढ़ाया जा रहा है। और अभी मैं क्या बता रही हूँ? ऋग्वेद के बारे में बता रही हूँ आपको। सभा, देखो, सभा इंपॉर्टेंट संस्था थी ये भी, और ये इसमें इसकी 8 बार चर्चा हुई है। और ये श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, मतलब जस्ट लाइक आज के राज्यसभा, ठीक है ना, आज की राज्यसभा श्रेष्ठ जनों की ये संस्था थी। और देखो, समिति है, ये क्या है? समिति। और ये समिति जो है आज के लोकसभा है, ठीक है, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं लोकसभा में। तो एक्चुअली में क्या होता है, लोकतंत्र के लिए लोकसभा की ज़्यादा महत्व है। तो उस तरह भी उसी तरह उस समय क्या था कि समिति इम्पोर्टेंट संस्था थी, और यही राजा के चुनाव करती थी। आज भी लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत होती है वही सरकार बनाता है पार्टी, और उसी पार्टी से क्या मतलब प्रधानमंत्री को मतलब चुना जाता है। समझ में आया? तो सेम वैसे ही उस समय भी क्या था कि समिति जो थी अपने हेड को, यानी कि राजा को चुनती थी। और इसकी कितनी बार चर्चा हुई है? तो 9 बार चर्चा हुई है, याद रखना, कभी पूछ लिया जाएगा। तीसरे क्रम की संस्था क्या थी? बीदत। ये बहुत ज़्यादा उस समय भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी थी, और इसकी 122 बार चर्चा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूछा जाता है आपसे, या आगे भी पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम संस्था कौन है? तो बीदत। याद रखना, समिति और सभा नहीं, कौन है? तो बीदत है। और चौथे क्रम की जो संस्था थी वो गण थी, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट नहीं था, बहुत बार इसकी चर्चा नहीं हुई है, ठीक है ना। मतलब इससे क्या क्या चीजें होती थी, कौन इसमें बात करता था, स्पष्ट जानकारी नहीं है। अब देखो, परिषद ये तीसरे क्रम की संस्था थी गण, चौथे क्रम की संस्था में परिषद, ठीक है। तो ये जो परिषद है, ये विद्वानों और
पुरोहितों, शिक्षक माने शिक्षकगण यानी विद्वान, पुरोहित, शिक्षक क्या करते थे, इसी में परिषद में बैठकर वाद विवाद करते थे। तो परिषद इजकल टू, याद रखना कभी भी पूछेगा कि परिषद का संबंध किनसे था, तो विद्वान, पुरोहित, शिक्षक यानी कुलीन लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग क्या करते थे, इसमें वाद विवाद करते थे। और बीदत के बारे में बता दूं आपसे, ये बीदत जो है इसमें कोई भी सामाजिक धार्मिक निर्णय लिया जाता था। तो कभी भी पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत वो कौन सी संस्था थी जिसके माध्यम से सामाजिक और धार्मिक निर्णय लिया जाता था, तो आप क्या बताओगे, बीदत बताओगे। क्या बताओगे, बीदत, यानी कि सामाजिक और धार्मिक निर्णय लेने वाली संस्था कौन थी, तो बीदत थी। समझ में आया। गण जो है, मैं अभी फिर से आपको बता दूं कि खास इससे पता नहीं चलता था कि क्या क्या निर्णय लिया गया है। हालांकि इसकी चर्चा है और 46 बार इसकी चर्चा भी हुई है, लेकिन इसके काम के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं भी आपको नहीं बता पा रही हूँ। दूसरी बात यह है कि देखो, ये जो समिति अधिक महत्वपूर्ण संस्था थी, आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि राजा का चुनाव यही करती थी और इसके हेड को क्या कहा जाता था, आपको पता है, ईशान। आमजन की संस्था भी थी, जो आमजन की संस्था होती इंपॉर्टेंट होती है। जब आमजन की संस्था थी इसलिए लोकसभा के बराबर थी। कभी भी पूछा जाएगा कि समिति का संबंध वर्तमान में किस संस्था से, तो लोकसभा बताना है आप। और ये आधुनिक लोकसभा की भांति थी, बिल्कुल ये भी लिख दी हूँ कि आप भूले ना कि आधुनिक लोकसभा की ये भांति थी। राजा को चुनाव करना इसका काम था, क्योंकि राजा किस संस्था से चुनकर आते थे, तो इसी संस्था से चुनकर आते थे। अब देखो यहाँ भी जान लो कि जो श्रेष्ठ जनों की संस्था थी उसको सभा बोला जाता था, और सभा के जो पुरुष सदस्य थे, ठीक है ना, उनको सभ्य बोला जाता था। सभ्य, याद रखना कि सभा के सदस्य को तो सभ्य बोला ही जाता था। उसमें सभ्य किसको बोला जाता था, तो पुरुष सदस्य को। और सभावती किसको बोला जाता था, तो ये महिला सदस्य को। कभी पूछा जाएगा कि सभावती इक्वल टू क्या होगा, तो अब बताना कि जो सभा के सदस्य होते थे उसमें जो महिला सदस्य होती थी उसको सभावती बोला जाता था। अब देखो, रक्षक को क्या बोला जाता था। हर सभा में आज भी देखोगे, लोकसभा, राज्यसभा में गार्ड्स होते हैं, रक्षा करने वाले होते हैं। कुछ पुलिसकर्मी आगे पीछे ड्यूटी में तैनात होते हैं, तो उस समय भी ऐसा ही होता था। तो रक्षक यानी कि जो सभा के रक्षा करते थे उनको क्या बोला जाता था, सभाचार। सभाचार, तो यानी कभी पूछा जाएगा कि सभाचार इक्वल टू क्या होता है, तो आप वही बताना। अब देखो, न्याय देने, आधुनिक, हाँ एक चीज और जान लो कि सभा का मुख्य काम क्या होता है, न्याय देने का काम किया जाता था। इस सभा द्वारा क्या किया जाता था, न्याय देने का काम किया जाता था। और ये आधुनिक राज्यसभा के भांति है। समझ में आ गया होगा, सभा की तरह है और आधुनिक राज्यसभा की भांति है। सभा का मुख्य काम था न्याय देना। जैसे मान लेते कि कोई गाय चोरी करके लाया, उसके पास, राजा के पास पकड़ के लाया जाता था, और राजा उस गाय चोर को क्या दंड देते थे, कौन तय करता था, ये सभा नामक संस्था करती थी। अब पढ़ेंगे हम क्या, हम अभी तक आप लोगों को बताइए पूरा ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन बताई। अब देखो फिर से, अब हम डिटेल में अब तुलना करके थोड़ा थोड़ा एक एक के तुलना करके पढ़ेंगे। और जब तुलना करके पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ऋग्वेद में कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति में और उत्तर वैदिक कालीन जीवन पद्धति में क्या क्या अंतर आएगा। पहला पॉइंट मैं ले रही हूँ कुल के आधार पर, माने प्रशासन के आधार पर। अब देखोगे तो प्रशासन के आधार पर, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहाँ है ऋग्वेद में, क्या है, तो कुल है, ठीक है। उसके बाद ग्राम, 20 और जन, ठीक है, पता चल गया। अब उत्तर वैदिक कालीन देखो, एक पढ़ लेने पे क्या होता है ना कि आपके पास आधार निर्मित हो जाता है। जैसे कि अब ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति को काफी डीप में मैं पढ़ा दी, तब उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति आप आराम से समझते चलोगे और लिख भी दोगे और तुलना भी कर लोगे। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर तो छोटी इकाई कुल ही रहेगी प्रशासन की, ग्राम भी रहेगा, 20 भी रहेगा, जन भी रहेगा, लेकिन एक और जुड़ेगा, जनपद। यानी कि जन और जन अब मिलने लगे थे, एक जन दूसरे जन को आपस में मिला रहा था शक्ति के आधार पर। तो अब यहाँ पर प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई आपको याद रखना होगा, जनपद हो जाएगा। और किस काल में हो जाएगा, तो उत्तर वैदिक कालीन में। एक तो अंतर आपको मिल गया। उदाहरण भी आपको पिछले स्लाइड में भी बता दी थी कि जब कबीला क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई ताकतवर कबीला होगा और अपने से कमजोर जो कबीला है उसको युद्ध में हराएगा। और जब युद्ध में हराएगा तो उसके जन को आप अनेक्स कर लेगा, मतलब निगल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 2 जन मिलेंगे,
3 जन रहेंगे तो 3 जन होगा, तो मिलाते चलेगा और क्षेत्र का विस्तार होगा। यानी कब युद्ध क्या होगी, क्षेत्र के आधार पर शुरू हो जाएगी। और इसके पहले जो युद्ध होती थी पशुओं के लिए होती थी। अब देखो ये क्या बनेगा, जनपद बना, जन और जन मिलकर। और जनपद का निर्माण कैसे हुआ, तो 2 कारणों से हुआ। अब देख लो, एक तो युद्ध में विजय करके, जैसे मान लेते हैं कि ये जन ए था, आपको पता है जन ए था, और जन ए ने जन बी को भी जीत गया, तो इसको मिला लिया, तभी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जन बना, और ए प्लस जी जन मिलकर क्या हो गया, जनपद। अब क्या कहलाएगा, जनपद ए भी कहलाएगा। ये पता चला आपको। उसी तरह देखो दूसरा एक और कारण था जनपद बनने का, कि चूंकि लोहे की इस समय जानकारी हो चुकी थी और उससे कुल्हाड़ी वगैरह हथियार बनाया गया, लोहे से मतलब तीक्ष्ण हथियार बनाया गया, और अग्नि का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा था। विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में आपको सुनाई थी पिछले क्लास में। उसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि जंगलों को साफ किया जाएगा और इस आधार पर क्षेत्र का विस्तार होगा। तो 2 तरह से क्या हुआ था, जनपद का फॉर्मेशन हुआ था। एक तो युद्ध विजय में, क्योंकि एक जन द्वारा दूसरे जन को मिलाया जा रहा था, और दूसरे जंगलों को साफ करके क्या किया जा रहा था, क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा था। और इस तरह से जनपद का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। समझ में आया। यहाँ भी उदाहरण देखो, मान लेते हैं कि यहाँ तक ये क्षेत्र था, ये ठीक है, अग्नि और लोहे के प्रयोग के माध्यम से अब ये फैल कर कहाँ आ गया, जंगलों को साफ कर कर बी तक। तो ये भी एक क्या बड़ा बना ना। पहले मान लेते हैं कि जन ही कहलाता था। आप देखे होंगे कि जैसे नगर पालिका परिषद, नगर निगम कैसे बनता है, क्षेत्र के आधार पर ही बनता है। तो ये मान लेते हैं यहाँ तक था तो जन कहलाता था, ठीक है ए, लेकिन इसको साफ वगैरह कर लिया तो इसका क्षेत्र में क्या हो गया, और एक क्षेत्र शामिल हुआ, एक बड़ा सा क्षेत्र शामिल हुआ, अब ये क्या बन गया, जनपद। तो जब भी पूछा जाएगा कि जनपद बनने के 2 कारण कौन से थे वैदिक काल में, तो आप क्या बताओगे, एक तो युद्ध विजय के माध्यम से एक जन दूसरे जन को मिला रहा था, और दूसरे लोहे और अग्नि के प्रयोग से क्षेत्र का विस्तार हो रहा था। समझ में आया। अब देखो कुछ मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट जनपद के बारे में आपको। ये जनपद देखो, पुरु और भरत मिलकर कौन सा जनपद बनाए थे, तो कुरु जनपद बनाए थे। और यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी, क्योंकि पहले ही बता चुकी हूँ कि हाईली फैक्चुअल टॉपिक है, कंसेप्चुअल तो है ही, उससे भी कहीं ज़्यादा ये हाईली फैक्चुअल है। अब देखो आसंदीवात है, इसकी प्रारंभिक कैपिटल जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कुरु जनपद की प्रारंभिक कैपिटल क्या थी, तो आसंदीवात थी। कितनी बार पूछा गया है और आपको याद भी होना और चाहिए। और कुरु जनपद बना कैसे था, तो पुरु जन ने, ठीक है, ये भरत ने पुरु जन को अपने में क्या कर लिया था, मिला लिया था, और ये पुरु और भरत मिलकर क्या हो गया था, कुरु जनपद बना था। ठीक है, इसके देखो कुछ इंपॉर्टेंट राजा थे जिनके नाम को कम से कम आपको आना चाहिए। एक तो बाल्हिक थे, इंपॉर्टेंट राजा थे। राजा परीक्षित बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे, VVI आपके लिए है। और अथर्ववेद में इनकी चर्चा भी की गई है, राजा परीक्षित की। जन्मेजय थे, इनका भी आप जरूर नाम सुने होंगे। और ये किस जनपद के राजा थे, तो कुरु जनपद के राजा थे। बाद की इनकी राजधानी देखो, पहले की राजधानी आपको पता चल गया ना, प्रारंभिक राजधानी क्या थी, आसंदीवात थी। और बाद की इनकी राजधानी हस्तिनापुर बनी थी। यानी हस्तिनापुर किसके समय इनकी राजधानी थी, तो राजा परीक्षित के समय राजधानी थी जो वो हस्तिनापुर थी। ठीक, उसके बाद एक राजा नीचेछू हुए, ठीक है, राजा नीचेछू के समय राजधानी कहाँ हो गई, कौशाम्बी हो गई। और ये कौशाम्बी राजधानी क्यों हुई, क्योंकि हस्तिनापुर बाढ़ में बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था, तबाह हो चुका था। जब हस्तिनापुर बाढ़ में बुरी तरह से तबाह हो गया, तब इसकी राजधानी क्या कर दिया गया, कौशाम्बी कर दिया गया। और किस राजा के समय, तो नीचेछू के समय। कभी भी पूछा जाएगा कि कुरु जनपद की जो राजधानी थी, नवीनतम राजधानी क्या थी, तो आप बताओगे कौशाम्बी। पूछेगा कि प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो क्या बताओगे, आसंदीवात। या कभी ऐसे भी पूछ दिया, तीनों राजधानी एक साथ दे दे, जैसे हस्तिनापुर भी दे दे, कौशाम्बी भी दे दे और आसंदीवात दे दे। पूछेगा कि कुरु जनपद की निम्नलिखित में से कौन कौन राजधानी थी, तो तीनों को आप टिक मारोगे। समझ में आया। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आया। अब देखो ये क्रीवी, ठीक है, क्रीवी और तुर्वस मिलकर कौन से जनपद बनाए थे, पंचाल जनपद। वही आज के आधुनिक बदायूं फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र आता है, ये पंचाल जनपद बना था। ठीक है, और शिवी और भलनास मिलकर ये अनार्य कबीला थे, भलनास मिलकर कैके जनपद बनाए थे। कौन सा जनपद बनाए थे, कैके जनपद, ब्यास नदी के तट के पास कैके जनपद। अब देखो यहाँ थोड़ा सा देख लो, छांदोग्य उपनिषद
के अनुसार कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र पता है ना कौन वाला क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र में न तो कभी अकाल पड़ा, कभी पूछा जाएगा कि किस उपनिषद के तहत ये चर्चा होती है कि कुरुक्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ा, तो छांदोग्य उपनिषद याद रखना। क्या रखोगे आप, ये छांदोग्य उपनिषद आप याद रखना कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कुरुक्षेत्र में न तो कभी अकाल पड़ा और नहीं कभी टिड्डियों, ये कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसलों पर अटैक करते हैं, नहीं कभी टिड्डियों के आतंक कायम हुआ। समझ में आया। अब पंचाल जनपद देखो, थोड़ा डिटेल में बता दूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो पंचाल जनपद था, पंचाल आज की बता रही हूँ, वर्तमान में बदायूं जो है, बरेली है और फर्रुखाबाद है यूपी के, ये सभी इसके अंतर्गत है, मतलब आधुनिक में। और ये आपको पता चल गया होगा क्रीवी और तुर्बस को मिलकर क्या बना था, पंचाल जनपद। और पंचाल जनपद की राजधानी कहाँ थी, काम्पिल्य। ये सब कुछ आपको आना चाहिए बिल्कुल। पंचाल जनपद की राजधानी कहाँ थी, काम्पिल्य थी। और महत्वपूर्ण शासक प्रवाहन जयवेली थे, इनका तो नाम आपको कम से कम याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो विद्वानों के संरक्षक थे, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्रवाहन जयवेली जो थे किस जनपद के राजा थे, तो पंचाल जनपद के राजा थे। वो कैसे राजा थे, तो विद्वान थे, दार्शनिक थे, स्वयं दार्शनिक थे और दार्शनिकों के संरक्षक भी थे। अब देखो पंचाल जो थे, पंचाल जो जनपद है, पंचाल जनपद, वो दार्शनिक राजाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे दार्शनिक राजा हुए थे। एक तो प्रवाहन जयवेली आपको याद होना चाहिए और दो तीन नाम अगर याद हो जाता और बढ़िया बात है। एक आरूढ़ी थे, राजा आरूढ़ी, श्वेत केतु, ये सभी कहाँ से थे, तो ये पंचाल जनपद से थे और ये सभी के सभी दार्शनिक राजा थे। ठीक है, दूरदर्शी थे, प्रजा हितैषी थे, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो जब भी पूछा जाए कि प्रवाहन जयवेली का संबंध किससे था, तो पंचाल जनपद से। आरूढ़ी का संबंध किससे था, तो पंचाल से। श्वेत केतु का संबंध किससे था, तो पंचाल से। अब थोड़ा कैके जनपद के बारे में जानो। ये ब्यास नदी के तट पर स्थित था जनपद। इसके राजा अश्वपति कैके थे। ठीक है ना, इसको याद रख लेना। एग्जाम में कैके नहीं लिखा रहता है, क्योंकि कैके लिखा रहेगा तो आप तो पकड़ ही लोगे कि कैके जनपद से थे। अश्वपति पूछेगा कि राजा अश्वपति का संबंध किस क्षेत्र से था, तो कैके जनपद से था। कैके जनपद कैसे मिला था, तो क्रीवी और भलनाश मिलकर क्या बनाए थे, मतलब क्रीवी और जन में लड़ाई हुआ था, और क्रीवी और भलनाश में, और क्रीवी ने भलनाश को निगल लिया था और इससे कैके जनपद का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके फेमस राजा कौन थे, तो अश्वपति थे। पूरा नाम अश्वपति कैके। ये भी एक दार्शनिक राजा थे। क्या थे, दार्शनिक राजा थे। और छांदोग्य उपनिषद में इनके द्वारा दावा किया गया, छांदोग्य उपनिषद ही याद रखना, इनके द्वारा दावा किया गया है कि मेरे राज्य में न चोर है, समझ गए, मेरे राज्य में न चोर है, न मदप है, यानी कि मदिरा सेवन करने वाला नहीं है, और न ही क्रियाहीन है, यानी कि सभी लोग कर्म करने वाले हैं, सभी लोग काम करके खाते हैं। समझ गए, अकर्मण कोई नहीं है, सभी लोग काम करते हैं, कोई क्रियाहीन नहीं है, और न ही कोई व्यभिचारी है, यानी कि कोई गलत निगाह वाला व्यक्ति नहीं है। ठीक है ना, तथा अविद्वान, और कोई भी अविद्वान नहीं है, यानी कि सभी के सभी लोग क्या है, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है। इन्हीं के द्वारा दावा किया गया था। ये समझ सकते हो कितना बढ़िया जनपद होगा जिसके राजा ने इस बात की दावा कर रहा है। कैके जनपद, राजा कौन, अश्वपति कैके। अब देखो दूसरे स्तर पर तुलना करो, प्रशासन का स्तर पे मैं करा दी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ऋग्वेद में क्या थी, कुल थी, और बड़ी इकाई जन थी, और उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल रहेगी और सबसे बड़ी जनपद हो जाएगी। अब राजा का स्तर पे करते हैं तुलना, किसकी भाई, तो ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन की और उत्तर वैदिक राजनीतिक जीवन की। पॉइंट वाइज हम कर रहे हैं। देखो राजा के यहाँ क्या काम था, कबीलों की रक्षा करना था। गोपति कहलाते थे राजा, क्योंकि कभी भूपति नहीं बने थे। जनस्य गोपा भी कहलाते थे। युद्ध में युद्ध का नेतृत्व करते थे राजा, और पशुओं के लिए युद्ध होती थी। युद्ध क्या होगी, तो पशुओं के लिए होगी। क्या क्षेत्र के लिए युद्ध होगी, ऋग्वेद में नहीं होगी, क्योंकि क्षेत्र आधारित राजनीतिक व्यवस्था कायम नहीं थी। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ राजा की स्थिति में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब राजा क्या होंगे, भूपति बनेंगे। भूपति यानी कि भूमि के मालिक। अब क्षेत्र आधारित विजय होगी, बिल्कुल क्षेत्र आधारित विजय होने लगेगी। जनजातीय आधारित ढांचा जो है, यहाँ पर ढांचा छूट गया है, जनजातीय आधारित जो ढांचा है वो क्या होगा, टूटने लगेगा।
क्यों टूटेगा? क्योंकि राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। अब जब राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी तो जनजातीय आधारित जो ये है वो टूटने लगता है व्यवस्था। यानी कि अब सब लोग को जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी उनमें अब राजा बहुत आगे निकल चलेंगे। अब राजा का क्या हो जाएगा? महत्व बढ़ेगा। ऐतरेय ब्राह्मण में कभी भी पूछा जाएगा आपसे तो याद रखना, ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व के सिद्धांत का वर्णन है। तो कभी भी पूछा जाएगा कि राजत्व के सिद्धांत का वर्णन किस ब्राह्मण में है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में है। और राजत्व का सिद्धांत क्या होता है कि एक राजा का कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए, राजा किस कुल से होना चाहिए, राजा का काम क्या होना चाहिए, समझ गए? इसी को राजत्व के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और किस ब्राह्मण में इसका वर्णन है या किस पुस्तक में अथवा किस ग्रंथ में, तो आप क्या बताओगे? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी। और उपनिषद भी है ऐतरेय और कौशिकी, ऋग्वेद का है। तो अथर्ववेद में कहा गया है, देखो अब राजा की कैसे इंपॉर्टेंट बढ़ रही है आप समझ सकते हो कि अथर्ववेद में कहा गया है, क्या कहा गया है कि राष्ट्र जो होनी चाहिए, अब राष्ट्र जैसे कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप होगा, राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा वह और देवता मिलकर इसे सुदृढ़ बनाए। आप समझ रहे हो ना कितना क्षेत्र की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, राष्ट्र जैसे शब्द का प्रयोग होने लगा है। राष्ट्र का हालांकि अभी अभिप्राय एक क्षेत्र विशेष के लिए ही होगा, लेकिन फिर भी राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि क्षेत्र की प्रधानता बढ़ रही है। और क्षेत्र की जब प्रधानता बढ़ेगी तो राजा की स्थिति भी बढ़ेगी, क्योंकि अब राजा को एक क्षेत्र का क्या करना है, कमांड मिलेगा और उसको क्या करना है, उसका क्षेत्र को मतलब बचा, दुश्मनों से बचा कर रखना है, रक्षा करना है। समझ में आया? अब देखो राजा की स्थिति कितना बढ़ेगी, अब तब इसी से अंदाजा लगा सकते हो। अब राजा के लिए मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों के राजाओं को भिन्न भिन्न नाम दिया जाएगा, समझ सकते हो। देखो उत्तर के राजा क्या कहलाएंगे? उत्तर दिशा के राजा कहलाएंगे विराट। कैसे याद रखोगे? उत्तर में हिमालय पर्वत है ना, विराट हिमालय पर्वत बोलते हैं ना, उत्तर का विराट हिमालय पर्वत। तो उत्तर के राजा क्या कहलाएंगे? विराट कहलाएंगे। और ये कौन सा यज्ञ करेंगे? ये भी याद रखना कि भिन्न भिन्न क्षेत्र के राजा के शक्तियों को निर्धारित करने के लिए, उनके वैभवशालिता को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न भिन्न यज्ञ किया जाएगा। तो उत्तर के राजा क्या करेंगे? पुरुष मेघ यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे? पुरुष मेघ। कभी भी पूछा जाएगा कि उत्तर के राजा कौन से यज्ञ करते थे उत्तर वैदिक काल में, तो क्या बताओगे? पुरुष मेघ यज्ञ करेंगे। उसके बाद मध्य देश के एक राजा होंगे, ये कहलाएगा मध्य देश, और इसके राजा करेंगे राजस्यु यज्ञ। ये रा है, ये क्या करेंगे? रा है, राजस्यु यज्ञ, ये राजस्यु यज्ञ करेंगे, ठीक है। और पूरब के राजा क्या कहलाएंगे? ये देखो मध्य देश के राजा राजा ही कहलाएंगे। और कौन सा यज्ञ करेंगे? राजस्यु यज्ञ करेंगे। कैसे पकड़ लोगे? मध्य देश के राजा राजा कहला रहे हैं और राजा से राजस्यु यज्ञ, तो राजा राजस्यु यज्ञ कर रहे हैं। पूरब के राजा सम्राट कहलाते थे और ये कौन सा यज्ञ करते थे? वाजपेयी यज्ञ। और इसी वाजपेयी यज्ञ में राजा के रथ को आगे निकलते हुए दिखाया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा को क्या करना है? शक्तिशाली बनाकर दिखाना है, सर्वशक्तिशाली बनाकर दिखाना है। और इसका मतलब क्या हुआ कि राजा की स्थिति में क्या हो गई? वृद्धि होगी, उनकी शक्ति में क्या हो गई? वृद्धि होगी, उनके स्टेटस में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। समझ गए? कभी भी पूछा जाएगा कि किस यज्ञ में राजा के रथ को आगे निकलते हुए दिखाया गया है, तो आप क्या बताओगे? वाजपेयी यज्ञ ही बताओगे। समझ गए? और देखो दक्षिण के राजा क्या कहलाते थे? तो दक्षिण के राजा भोज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? दक्षिण के राजा भोज कहलाते थे। और पश्चिम के राजा, ये पश्चिम के राजा कहलाते थे स्वराट। क्या कहलाते थे? स्वराट। और ये कौन सा यज्ञ करते थे? तो अश्वमेध यज्ञ करते थे, जो कि एक महीने तक चलता था। और जो राजा पूरे क्षेत्र को जीत लेगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी कि सभी क्षेत्रों को जीत लेगा, चारों दिशाओं को जीतेगा, वो क्या कहलाता था? एक राट कहलाता था, सर्वराष्ट्र कहलाता था। समझ में आया? समझ गए ना कि राजा की स्थिति कैसे बढ़ रही है? माने क्षेत्र विस्तार होगा, क्षेत्र को जीतने की होड़ लगेगी, और जो राजा सभी क्षेत्रों को जीत लेगा उसको एक राट या सौराष्ट्र जैसे उपाधियों से नवाजा जाएगा। अब देखो राजा के शक्ति में अबाध शक्ति का वो स्वामी बनेगा, उसके पास बहुत सारी शक्ति आएगी।
और फिर भी लेकिन याद रखना कि यद्यपि सभा समिति का अभी भी प्रभाव था, मतलब इन पे नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं प्रभाव रह गई थी, एक तरह से निष्प्रभावी हो गई थी। नियमित कर मिलने लगेगा क्योंकि क्षेत्र आधारित राजनीतिक व्यवस्था का जन्म होगा और यहाँ पर राजा को नियमित कर मिलेगा, और जब नियमित कर मिलेगा तो नियमित सेना की स्थापना भी हो जाएगी, क्योंकि भाई क्षेत्र की रक्षा करना है। जब क्षेत्र की रक्षा करना है तो क्या होगा, नियमित सेना आपको रखना पड़ेगा। प्रायः लड़ाइयाँ होगी दूसरे जनपद से, तो वैसे में जनपद की सुरक्षा के लिए सेना होनी चाहिए ना, जैसे आज भी सभी देश के पास क्या है, एक नियमित सेना है। तो उसी तरह उस समय क्या हुआ कि नियमित सेना को रखना पड़ा, और नियमित सेना तभी रखा जाएगी क्योंकि सेना को तो भाई पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा आएगा कहाँ से, जब तक कि कर का आरोपण नहीं किया जाएगा। तो इस समय क्या कर दिया गया था कि कर का आरोपण कर दिया गया, और इसलिए सेना की क्या हुई थी, नियमित सेना की स्थापना हुई थी। अब देखो तीसरा अंतर करेंगे हम, तीसरे पॉइंट के माध्यम से समझे, अधिकारी के माध्यम से, ऋग वैदिक कालीन राजनीति की स्थिति को और उत्तर वैदिक कालीन राजनीति। ऐसे ही आपको लिखना भी है और याद भी करना है। अधिकारी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिकारी में पुरोहित है, सेनानी है जो कि मैं बता दी क्या क्या काम था, ग्रामीणी है और अब राजपति है, पिछले स्लाइड में बता दी थी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी और ये रत्नीन कहलाएगा। 12 रत्नीन का आप नाम सुने होंगे उत्तर वैदिक कुल में। तो ये रत्नीन क्या है, अधिकारी है, यानी कि राजा के सहयोगी है, राजा के काम करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अन्य अधिकारी भी सुनो, 12 तो इम्पोर्टेंट थे ही, अन्य अधिकारी में कर्मकार आएगा, और कर्मकार क्या करता था, ये उद्योगों का अधिकारी होता था, यानी कि जिसके अंडर में उद्योग होता था उसको कर्मकार कहा जाता था। और आपसे पूछ लिया जाता है पीसीएस में कि कर्मकार का अभिप्राय क्या है या किस काल के ये अधिकारी था, तो आपको याद होना चाहिए उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अस्थपति भी था, ये सुदूर क्षेत्रों का प्रशासन देखता था, क्योंकि अब क्षेत्र जो था दूर दूर तक उसका विस्तार हो चुका था, तो दूर दराज के इलाके की देखभाल कौन करता था, तो ये अस्थपति करता था। समझ में आया। अब जो 12 रत्नीन थे इनका नाम तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ का इसमें नाम याद करने की आप कोशिश करना तो याद हो जाएगा। सेनानी पुरोहित तो पहले से ही आपको याद है। अब यहाँ पर पुरोहित से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हो जाएगी, सेनानी की हो जाएगी, क्योंकि अब ये क्षेत्र की रक्षा करेगा। पुरोहित वही राजा के सलाह देंगे, युद्ध में विजय की कामना करेंगे। ये महिषी है, ठीक है, और ये युवराज ग्रामीणी जो कि ग्राम की रक्षा करेगा। रथकार राजा के, ठीक है ना, रथ बनाता था। भागदूत है, ठीक है, कर से संबंधित अधिकारी। संग्रहित ये कर इकट्ठा करता था। पलागत क्या था, ये राजा को क्या करता था, हंसाता था, विदूषक की तरह एक तरह से होता था। उसी तरह गोवी कर्तन, अछवाप और ये शुद्ध नामक क्या हुए थे, कुछ अधिकारी 12 रत्नीन थे जो कि इम्पोर्टेंट थे सभी के सभी। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर नियमित कर स्थापित हो गया था, ये आपको पता है। नियमित कर आरोपण व्यवस्था का जन्म हुआ, और जो उपज होता था उसका 1/6 हिस्सा ले लिया जाता था, यानी कि राजा के खजाने में जाता था। मान लेते उपज जो होता था, तो जैसे मान लेते कि 20 केजी अनाज हुआ, तो 20 केजी अनाज को 6 भाग लगा दिया जाएगा, और एक भाग उसका कहाँ चला जाता था कि राजा के खजाने में जाता था। बाकी 5 भाग जो खेती करता था उसके पास जाता था। और इस कर को क्या किन किन नामों से जाना जाता था, तो इस कर को भाग के नाम से जाना जाता था अथवा शुल्क के नाम से जाना जाता था। तो जब आपसे भाग कहा जाएगा तो भाग समझ लेना, कर के बारे में पूछा जाएगा, या शुल्क पूछा जाएगा कर के बारे में तो शुल्क समझना। अब देखो जो कर लिया जाता था वो अन्न में भी लिया जाता था या पशु में भी ले लिया जाता था, ठीक है, पशुओं में भी। तो कर देने की जो व्यवस्था थी अन्न में भी दिया जाता था और पशुओं में भी दी जाती थी, ठीक। अब 5वां पॉइंट का अंतर करके हम देखेंगे। एक मिनट, पूर्व वैदिक काल राजनीतिक जीवन और यहाँ भी उत्तर वैदिक काल राजनीतिक जीवन का 5वां पॉइंट का अंतर देखो। संस्थाएं में बता दी थी कि सभा समिति, ये सभा है, ये समिति है, ये विदत है, ये गढ़ है, ये परिषद है, सबके बारे में बता दी क्या क्या है। आधुनिक राज्यसभा की बात थी। सभा का यहाँ पहले क्या था कि ऋग्वेद में सभा का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था, मतलब था लेकिन समिति का अपेक्षा कम था। तो सभा का गौण महत्व है किसके तुलना में, समिति के, और समिति के ज़्यादा महत्व थी, समिति का अत्यधिक महत्व है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ऋग्वेद में भी बात कर रही हूँ, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में
क्योंकि समिति का इसलिए ज़्यादा महत्व है क्योंकि यहीं से राजा का चुनाव होता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे संस्थाओं के अंतर में परिवर्तन देखोगे तो सभा और समिति तो बचा रहेगा। ठीक है, सभा और समिति बचा रहेगा, यहाँ सभा प्रमुख हो जाएगा। अब यहाँ पर सभा प्रमुख होगा संस्थाओं में। ये ऋग्वैदिक काल में कौन प्रमुख संस्था थी? समिति, और समिति का गौण महत्व हो गया। एक अंतर तो ये देख लिए आप। और इस स्तर पर देखोगे कि जो ये विदत है, गण है, परिषद है, इनका नामो निशान यहाँ पर खत्म, मैंने एक भी बार चर्चा नहीं। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में इनका नामो निशान मिट जाएगा, यानी कि दो ही संस्थाएं रह जाएगी ऋग वैदिक कालीन। तो कौन है? सभा और समिति, क्योंकि आप कंटिन्यूटी भी पढ़ रहे हो और परिवर्तन भी पढ़ रहे हो, यानी क्या क्या चीज़ें चलती आ रही है और क्या क्या चीज़ें चेंज हो रहा है, आप स्पष्ट देख रहे हो। तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि निरंतरता और परिवर्तन के क्या क्या तत्व दृष्टि गोचर हो रहे हैं। आप स्पष्टता देख रहे हैं कि संस्थाएं हैं, यहाँ भी संस्थाएं हैं और यहाँ भी संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य संस्थाएं सभा थी, समिति थी, विदत, गण और परिषद, और यहाँ पे दो ही संस्थाएं रह जाएगी। और यहाँ पर अब सभा का महत्व बढ़ जाएगा, समिति का महत्व कम होगा। और यहाँ पर समिति इम्पोर्टेंट थी और जिसकी तुलना लोकसभा से की गई है। ठीक है, लुडविग महोदय थे एक इतिहासकार, उन्होंने सभा और समिति की तुलना वर्तमान राज्यसभा और लोकसभा से किए थे। इनका भी नाम याद रखना अगर हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं। नोट में देखो, रत्नीनों में सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व था। ये याद रखना कि हालांकि प्रायः उच्च कुल से होते थे ये, प्रायः, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अन्य वर्णों से इनको नहीं लिया जाता था या अन्य वर्ग से नहीं आते थे। इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। तो कभी यूपीएससी में या पीसीएस में आपसे पूछा जाए कि रत्नीनों में केवल कुछ एक वर्गों से ही लिया जाता था, तो ऐसी बात नहीं है, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल होते थे। उदाहरण के तौर पर जैसे पुरोहित होते थे वो ब्राह्मण वर्ण से ले लिए जाते थे, राजन्य जो है ये क्षत्रिय वर्ण से संबंधित होते थे, ग्रामीण है जो ये वैश्य वर्ण से संबंधित थे, और रथकार जो थे ये शूद्र वर्ण से संबंधित थे। अब देखो यहाँ तुलना कर लेते हैं छठा में ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। राजा की शक्ति के स्तर पर बात करेंगे तो राजा के शक्ति के स्तर पर भी अंतर आएगा, और कुछ जो है, एक मिनट, राजा की शक्ति के स्तर पर यहाँ समिति, क्योंकि कबायली संरचना पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था, नियमित करारोपण प्रणाली का अभाव है, यहाँ सीमित है, समिति बोल रही हूँ। राजा की शक्ति यहाँ भी सीमित है क्योंकि कबायली संरचना में क्या होता है, सभी को महत्व दिया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था थी, नियमित करारोपण प्रणाली का अभाव था क्योंकि राजा के पास उतना धन नहीं था, जब धन नहीं था तो शक्ति कहाँ से आएगी। सेना, चूंकि नियमित सेना नहीं थी, चूंकि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष पावरफुल तभी होंगे जब उनके पास एक पावरफुल सेना होगी, चूंकि वहाँ उनके पास सेना थी नहीं, अभी सेना थी लेकिन उस तरह की नहीं थी। सेना का महत्व गौण था। सभा और समिति के माध्यम से राजा पर नियंत्रण था क्योंकि राजा व्यभिचारी नहीं हो सकते थे राजापन, अतः राजा स्वेच्छाचारी अभी नहीं हुए थे। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि मान लेते यूपीएससी आपको मतलब फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वैदिक कालीन राजा निरंकुश अबाध निरंकुश तत्वों के स्वामी थे, तो नहीं थे। क्यों? क्योंकि सभा और समिति के माध्यम से उन पर क्या था, नियंत्रण था। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में देख लो तो यहाँ पर भी राजा की शक्ति असीमित नहीं थी, लेकिन पूर्व काल की अपेक्षा जरूर बढ़ गई थी। आपको पता ही है कैसे कैसे बढ़ी थी। अब राजा भिन्न भिन्न क्षेत्र के राजा को भिन्न भिन्न उपाधियाँ दी जाएगी, राजा द्वारा यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ में उनके रथ को आगे निकलते हुए दिखाया जाएगा। अब राजा भूपति बन गए थे, तो ये सारी चीज़ थी कि जो ऋग वैदिक कालीन राजा से उत्तर वैदिक कालीन राजा श्रेष्ठ बन चुके थे, इसमें कोई शक नहीं है। करारोपण प्रणाली विकसित, यहाँ करारोपण प्रणाली विकसित हो गई थी, तो कर भी मिल रहा था, लेकिन एक खास बात यह है कि करारोपण प्रणाली विकसित होने के बावजूद उत्पादन प्रणाली विकसित नहीं हुई थी, यानी कि उत्पादन अधिशेष नहीं हो रहा था, उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा था कि एक्स्ट्रा उत्पादन को क्या किया जाए
जिसके माध्यम से धन को संग्रहित किया जाए और बहुत बड़े विशाल सेना को रखा जाए या अर्थव्यवस्था को क्या किया जाए, प्रसार किया जाए। अभी ऐसी बात नहीं थी, इसलिए राजा के खजाने में असीमित धन नहीं पहुंच पाता था। इसलिए यहाँ भी राजा क्या होंगे, बहुत ज़्यादा निरंकुश नहीं होंगे। ठीक। दूसरी बात है राजसीय यज्ञ, ये मध्य देश के जो राजा करते थे, यज्ञ में राजा को रत्नीन मतलब इम्पोर्टेंट अधिकारियों का सहयोग लेना होता था। और सिर्फ सहयोग ही नहीं लेने होता था, उनको मनाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए उनके घर भी जाना पड़ता था जब राजसीय यज्ञ करते थे। तो इसलिए क्या होता था कि रत्नीनों का भी उन पे क्या होता था, नियंत्रण होता था। कहने का मतलब कि राजा भी निरंकुश नहीं हुए थे। दूसरी बात यह है कि रीति का, परंपरा का भी राजा पर बोझ था कि ऐसा नहीं है जी कि आप निरंकुश बन सकते हो। यानी रीति रिवाज, रस्मों को भी राजा को क्या करना होता था, पालन करना होता था। राजा को जनता का रक्षक होना पड़ता था, भक्षक कभी नहीं बन पाए थे। समझ गए, याद रखना। और ये देखो कुछ हद तक सभा और समिति का भी नियंत्रण था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था लेकिन फिर भी था। समिति का भी नियंत्रण राजा के ऊपर हुआ करता था। यद्यपि उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में गिरावट आ गई थी। किसकी स्थिति में, तो सभा और समिति की स्थिति में गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी राजा पे नियंत्रण रखा जाता था। तो सब मिलाकर क्या राजा का स्तर पर देखोगे कि निश्चित तौर पर उत्तर वैदिक कालीन राजा पावरफुल हुए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो निरंकुश हो गए थे। समझ गए, पावरफुल जरूर हुए थे लेकिन निरंकुश नहीं हुए थे। और इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से आप बताओगे। तो सब मिलाकर मैं आज आप लोगों को राजनीतिक जीवन पद्धति के बारे में बताई और सेपरेट करके बताई कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति क्या थी, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति क्या थी, और सबको पॉइंट वाइज भी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के माध्यम से तुलना भी करा दी। तो इस तरह से अगर आपसे कभी पूछे कि वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति क्या है, तो आप दोनों मिलाकर लिखोगे। और सेपरेट इनकेस पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पद्धति क्या है, तो वहाँ भी आप लिखने की अवस्था में अपने आप को पाओगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।